जय हिंद दोस्तों। आज सॉल्व करेंगे यूपी लेखपाल मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 सामान्य हिंदी। पहला प्रश्न है, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आगे नाथ न पीछे पगहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंख का अंधा गांठ का पूरा। मूर्ख धनवान लोकोक्ति है, उसका अर्थ है आंख का अंधा गांठ का पूरा। अगला है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? अपनी डबली अपना राग, आप डूबे तो जग डूबा, खग जाने खब की भाषा, अकल बढ़िया भैंस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपनी डबली अपना राग। अपना सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना का लोकोक्ति का अर्थ है अपनी डफली अपना राग। अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? शुच पवित्र सर सरोवर, सवर्ण सोना सर्ग अध्याय। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो सवर्ण सोना है ये सुमेलित नहीं है, ये होता है स्वर्ण सोना। स्वर्ण और सोना, सोना को स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण नहीं। ठीक है दोस्त। अगला है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। प्रत्येक वाक्य के 4 विकल्प दिए, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए। चौथा नंबर है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। इसका शुद्ध रूप क्या है? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, या स्वयं से काम करो, या अपने हाथ से अपना काम करो। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध रूप है अपना काम स्वयं करो। अगला है, हमारे नाक में दम हो गई का शुद्ध रूप। हमारी नाक में दम हो गई, हमारे नाक में दम हो गया है, नाक में दम हो गई है, या हमको नाक में दम कर दिया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हमारी नाक में दम हो गई। अगला प्रश्न है, दो टू कहना किस मुहावरे का अर्थ है? स्पष्ट कहना, झगड़ा करना, टुकड़े करना, या कविता लिखना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दो टू कहना का अर्थ है मुहावरे का स्पष्ट कहना। कहते हैं स्पष्ट कह दिया, दो टू कहना स्पष्ट कहना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? परिमाण, परिवाण, परिमाण, परिमाण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, परिमाण। जो परमाण है ये शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, परमाण। अगला है, जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द। अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि, चेतन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अचिंत्य। जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए एक शब्द है अचिंत्य, इसको याद रखना। अगला है, प्राकृतिक। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नैसर्गिक, कृत्रिम, बनावटी, या स्वर्गिक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो प्राकृतिक का विलोम है वो है कृत्रिम। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा चुका है। अगला, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है प्रश्न नंबर 10 विकल्प। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मणि, चांदी, झील, या मोती। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोती। जो मोती शब्द है वो पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग हैं। अगला है, घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव, या तत्पुरुष। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्मधारय। जो घनश्याम है उसमें कर्मधारय समास है, इसको याद रखना। अगला है, भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? भो प्लस अन, भू प्लस अन, भव प्लस ना, और भ प्लस बन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, भो प्लस अन। भवन का संधि विच्छेद है वो है भो प्लस अन, इसको याद रखना। अगला है, निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची
नहीं है। नंदिनी दुहिता तनुजा दारा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दारा। जो दारा है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बाकी नंदिनी दुहिता तनुजा ये सही पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला है जब कोई बोली या भाषा व्यापारिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी परिनिष्ठित भाषा। जब कोई भाषा बोली या भाषा व्यापारिक ढांचे में ढलकर अपने रूप में ग्रहण हो लेती है वो उसे कहते हैं हम परिनिष्ठित भाषा। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। अगला है प्रश्न नंबर 15। इनमें कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं है। अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी है दोस्त? 3 ही बोली हैं, अवधी, बघेली और कन्नौजी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये है पूर्वी हिंदी की बोली, और नहीं है वो है कन्नौजी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कन्नौजी। कन्नौजी है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये है पश्चिमी हिंदी की बोली। पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी, और पश्चिमी हिंदी की बोली 5 हैं। एक हो गई कन्नौजी, एक हो गई खड़ी बोली, दूसरी तीसरी होगी बुंदेली, और चौथी होगी ब्रजभाषा, और 5वीं होगी हरियाणा बोली। ठीक है। अगला है मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अवयव, क्रिया विशेषण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अवयव। जो बाहर शब्द है वो अव्यय शब्द अव्यय है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाहर जो शब्द है मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में जो बाहर शब्द है वो ना संज्ञा है, ना विशेषण है, ना क्रिया विशेषण है, वो है अव्यव, अव्यय है। इसको याद रखना। अगला है धरती का तद्भव रूप क्या है? धरती, भूमि, धरा, धर। तो धरित्री है उसका तद्भव रूप है धरती। ऑप्शन ए इज राइट। अगला है निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो संज्ञा का उदाहरण नहीं है शिक्षक, सोना, किताब, अच्छा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अच्छा। अच्छा है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्या है? अच्छा है गुणवाचक विशेषण। अच्छा गुणवाचक विशेषण है। और शिक्षक है, शिक्षक व्यक्तिवाचक, शिक्षक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सोना है द्रव्यवाचक संज्ञा, और किताब है जातवाचक संज्ञा। तो ये तीनों संज्ञा हैं, पर अच्छा है वो संज्ञा नहीं है, वो है गुणवाचक विशेषण। अगला है तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में सही नहीं है? सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम या शीतलतम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी शीतलतम है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है। अगला है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओष्ठ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस पा वर्ग वो सभी आते हैं ओष्ठ में दोस्त। और छोटा आ और बड़ा आ प्लस का वर्ग, जो का वर्ग का खा घा गाड़ा का वर्ग और प्लस हा, ये सभी आते हैं कंठ में। और तालु में छोटी ई, बड़ी ई प्लस चा वर्ग, जो चा वर्ग है, और प्लस या और कोमा सा, ये सभी आते हैं तालु में। और दंत में आता है दोस्त ता वर्ग और प्लस सा सपेरा, ये आते हैं दंत में। तो ऊ का स्टार्ट हो गया ओष्ठ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग ये आते हैं ओष्ठ में। छोटा आ, बड़ा आ प्लस का वर्ग और हा ये कंठ में आते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग प्लस या और सा ये तालु में आते हैं। और ता वर्ग और सा ये दंत में आते हैं। इसको याद रखना दोस्त। अगला है ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन सहाय, रामपक्ष बैनीपुरी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋण जल धन जल है वो है फणीश्वरनाथ रेणु का। अगला है कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो
कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैलाचल, धरती पर कथा, पलटू बाबू रोड या देहाती दुनिया। तो दोस्त रेणु की रचना, ये सभी रेणु की रचना है, पर रेणु की रचना नहीं है वो है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया है वो रेणु की रचना नहीं है, ये रचना है शिव पूजन सहाय की। याद रखना, शिव पूजन सहाय। जो देहाती दुनिया है वो शिव पूजन सहाय की रचना है, ना कि रेणु की। अगला है कौन सुमेलित है? इनमें सुमेलित कौन है? निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य, कमलेश्वर, ट्रेन टू पाकिस्तान, नागार्जुन, देहाती दुनिया और प्रेमचंद तितली। तो कौन सुमेलित है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा है, उनकी रचना है अंतिम अरण्य, यही सही है, बाकी सभी गलत हैं। जो ट्रेन टू पाकिस्तान है उनकी रचना की है खुशवंत सिंह, कमलेश्वर सिंह ने नहीं। ट्रेन टू पाकिस्तान की है खुशवंत सिंह, इसको याद रखना, खुशवंत सिंह। और देहाती दुनिया ये भी इसकी की है शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया की रचना की है शिव पूजन सहाय ने, और तितली की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। तो कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा, जिन्होंने रचना की है अंतिम अरण्य की। और ट्रेन टू पाकिस्तान की रचना की है खुशवंत सिंह ने, देहाती दुनिया की रचना की है शिव पूजन सहाय ने, और तितली की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है प्रेमचंद्र सदगीत, रेणु रसप्रिया, अमरकांत जिंदगी और जोंक, मोहन राकेश कोसी का घटवार। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो मोहन राकेश कोसी का घटवार है ये सुमेलित नहीं है। कोसी का घटवार इसकी रचना की है शेखर जोशी ने। तो मोहन राकेश ने नहीं, शेखर जोशी, इसको याद रखना, शेखर जोशी। कोसी का घटवार है उसकी रचना की है शेखर जोशी ने, तो यही हमारा गलत है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला है हिंदी का प्रश्न नंबर 25, लास्ट प्रश्न हिंदी का। सा का उच्चारण स्थान, सा के उच्चारण स्थान जिस अंक का स्पर्श करती है वो कौन है? तो सा का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए, तालु। इसको याद रखना, तालु मूर्धा दंतोष्ठ, तो सा का उच्चारण स्थान है तालु। तो दोस्त हिंदी के 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब 26 नंबर से स्टार्ट होंगे गणित के, 26 से लेकर 50 तक गणित के प्रश्न हैं। उसके बाद 51 से लेकर 75 तक सामान्य ज्ञान के हैं। तो हम अभी शुरू करेंगे 51 से, गणित के प्रश्न छोड़ रहे हैं। गणित के प्रश्न के लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गणित की जो लिंक है गणित की वीडियो की, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ अभी शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 51 से सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, भारत में चारवाक शैली का प्रथम मकबरा है। तो चारवाक शैली का प्रथम मकबरा है वो कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा है वो चारवाक शैली का प्रथम मकबरा है, इसको याद रखना। अगला इसी में, हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है दोस्त? नई दिल्ली। इसको याद रखना, हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली में। और अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में। सिकंदरा कोष्टक में आगरा। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में, लाहौर। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसको याद रखना, यहाँ से एक ना एक प्रश्न बनेगा दोस्त, ये इंपॉर्टेंट समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से एक ना एक प्रश्न बनेगा। चारवाक शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में। और जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। और औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसको याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? पित्रादुरा का आरंभ है वो किसने किया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर। जो पित्रादुरा का आरंभ है वो जहांगीर ने किया। इनके पिता का नाम था, जहांगीर के पिता थे अकबर। तो अकबर के पुत्र जहांगीर, अकबर के पुत्र जहांगीर ने पित्रादुरा का आरंभ किया था, इसको याद रखना। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर क्लोरीन से, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड, या बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बुझे चूने पर से क्लोरीन। जो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है वो बुझे चूने पर से क्लोरीन से गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर को तैयार किया जाता है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये ज़्यादातर परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? सोडियम आइसोथायोसाइनाइड, या पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइड, या एथिल आइसोथायोसाइनाइड, या मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। और ये घटना कब हुई थी दोस्त? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है कि भोपाल त्रासदी घटना कब हुई। तो ये हुई 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। और कौन से कारखाने में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी कारखाना में हुई थी। कौन से खाना? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाना में ये घटना हुई थी। ठीक है, तो भोपाल त्रासदी के दौरान 3 दिसंबर 1984 को घटना हुई थी। मेथिल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी और यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाना में ये घटना हुई थी, इसको याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कोलकाता। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है वो हमारा कोलकाता में है, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला है अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार, छोटा नागपुर पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ, कोरामंडल तट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कोरामंडल तट पर सबसे अधिक अक्टूबर नवंबर के महीने में वर्षा होती है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध या उल्लू। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा को प्रकृति का रडार माना जाता है। अगला है तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? यशोदा, शिमला, चमेली या महामाया। यशोदा, त्रिशला, चमेली या महामाया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी त्रिशला। जो तीर्थकर महावीर स्वामी थे उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये दोनों प्रश्न ही इंपॉर्टेंट हैं कि प्रकृति का रडार माना जाता है दरियाई घोड़ा को, और तीर्थकर महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्त, इनको याद रखना। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1776 में। तो तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्त पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी 56 में, और तीसरी हुई थी 61 में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इसको याद रखना। अगला है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई, पर कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्क में, श्रीरंगपट्टम में या बांडीवास में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टम में। टीपू सुल्तान की मौत 1799 में श्रीरंगपट्टम में हुई थी। अगला है प्रश्न नंबर 61। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी, लीला सेठ, फतिमा बीबी या कर्नेलिया सरोवजी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लीला सेठ।
तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। अगर दोस्त पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्च है, अगर सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला तो वो है फातिमा बीवी। इसको भी याद रखना, अगर उच्च है तो लीला सेठ और सर्वोच्च है तो है फातिमा बीवी प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, इसको याद रखना। अभी उच्च के लिए है लीला सेठ। अगला है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अकबर। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। अगला प्रश्न है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 बार। तो भारतीय रुपए का अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। ठीक है, अगला है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को। ठीक है दोस्त, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा चुका है। अगला है प्रश्न नंबर 65, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? सारनाथ, कौशाम्बी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कौशाम्बी। जो उत्तर प्रदेश की बौद्ध और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वो है दोस्त कौशाम्बी में। इसको याद रखना, ये भी कई बार पूछा चुका है एग्जामों में। अगला है प्रश्न नंबर 66, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? पुणे, अन्नामलाई, जोधपुर या नई दिल्ली? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रथम विश्वविद्यालय खुला है भारत में, वो खुला था नई दिल्ली में। ठीक है, खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली। अगला है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य यानी चाणक्य। अगला है, निम्नलिखित में किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? किसे माना गया? 2006 को, 2008 को, 2009 को या 2010 को? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2010 को पिछली 3 सबसे अधिक गर्म वर्षों में ज्यादा गर्म वर्ष माना गया 2010 को। सिंधु घाटी, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार है वो कहाँ पाया गया? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में या कालीबंगन में? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार है वो कहाँ पाया गया और कहाँ पर है? वो है मोहनजोदड़ो में। अगला है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कॉकरेल, व्रिक्वेट, ओटिस या फ्रैंक व्हिटले? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी व्रिक्वेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। अगला है, 31वें ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मतलब कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील, टोक्यो जापान, ब्योयोंग दक्षिण कोरिया, ब्यूनस आयर्स या अर्जेंटीना? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 31वें ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन हुआ था। अगला है प्रश्न नंबर 72, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है यानी लिया था? तो धार्मिक सद्भावना वर्ष, विज्ञान वर्ष, किसान वर्ष या लोहिया वर्ष? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी किसान वर्ष। 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे किसान वर्ष मनाने का निर्णय लिया था। अगला है, बाइनरी विकल्प में कितने विकल्प होते हैं? बाइनरी विकल्प में कितने विकल्प होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। बाइनरी विकल्प में केवल दोस्त एक ही विकल्प होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बांदा।
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरा निकाला जाता है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है इलाहाबाद, बांदा, गोंडा या खीरी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी लखनपुर खीरी। जो लखनपुर खीरी है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार सबसे बड़ा जिला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दोस्त यही पूछ लिया जाता है, वो है हापुड़। इसको भी याद रखना, जो हापुड़ है वो सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का, और सबसे बड़ा जिला लखनपुर खीरी है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो 75 प्रश्न हो गए, यहाँ पर जीके के प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आगे शुरू हो जाएंगे प्रश्न नंबर 76 से ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्न। पहला 76 नंबर, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम शुरू हुआ 1970 में, 1975 में, 1979 में, 1985 में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1979। 1979 में प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम शुरू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लेखपाल की परीक्षाओं में पूछने की पूरी संभावना है। झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तटीय या पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो झूमिंग खेती है वो पूर्वोत्तर प्रदेशों में की जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 78, भूधारण प्रणाली की रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या टॉमस मुनरो। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी टॉमस मुनरो। जो रैयत वाली व्यवस्था है भारत की, भूधारण प्रणाली की रैयत वाली व्यवस्था है, उसकी शुरुआत भारत में की है, वो की है टॉमस मुनरो ने, सर टॉमस मुनरो, इसको याद रखना। अगला है भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 बार। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें हैं वो सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार घोषित की जाती हैं, इसको याद रखना। अगला है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसको याद रखना कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, वो विनोबा भावे ने, और कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। अगला है कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, उर्वरक उत्पादन, झींगा उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा या बागवानी उत्पादन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वैकल्पिक ऊर्जा। जो कृषि क्रांति का संबंध है वो है वैकल्पिक ऊर्जा से। और उर्वरक का उत्पादन ये किस क्रांति से है, ये है भूरी क्रांति। याद रखना, भूरी क्रांति जिसे बोलते हैं कोष्टक में दूसरा क्रांति, भूरी क्रांति या दूसरा क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। और झींगा उत्पादन किस क्रांति से है, वो है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। और सुनहरी इसे बोलते हैं स्वर्णिम या सुनहरी या स्वर्णिम क्रांति का संबंध है बागवानी से उत्पादन से। ठीक है दोस्त, कृष्ण क्रांति का संबंध है वैकल्पिक ऊर्जा से, भूरी क्रांति दूसरा क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, और स्वर्णिम क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन से। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कनोला मानव उपयोग के लिए उस कटा हुआ है, ये कनोला मानव उपयोग के लिए उस क्या लिखा है, ये मानव उपयोग के लिए उगाई, मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों को प्रमुख विशेषता यह है कि जो कनोला बीज है मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि कौन सी विशेषता है कनोला की,
कनोला के बीज की विशेषता है, इनके बीज में तेल की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है। इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है। इनके तेल में शेल्फ आयु लंबी होती है। इनके तेल में एक रूस अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो कनोला का तेल है उस तेल में एक रूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। जो कनोला का तेल है उसमें इसके तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, ये याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? जैव कृषि, जूम कृषि, अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती या कांच घरों में पौधे उगाना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जैव कृषि। जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है वो है जैव कृषि। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पर्यावरण के लिए अनुकूल कृषि है वो है जैव कृषि। अगला है प्रश्न नंबर 84। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस वर्ष सन में की गई थी? 1965, 1964, 1955, 1954। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1965। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई, तो इसको याद रखना 1965 में। अगला है, किस कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, शहरी कंपोस्ट, गोबर खाद। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, महिला डेयरी परियोजना कितने राज्यों में? महिला डेयरी परियोजना उत्तर प्रदेश के कितने जनपद में लागू है? 50, 52, 58 या 55। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 52। जो महिला डेयरी परियोजना है वो प्रदेश के 52 जिलों में लागू है, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। 52 जिलों में महिला डेयरी परियोजना लागू है। अगला है प्रश्न नंबर 86। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास, तंबाकू, जूट या चाय? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तंबाकू। जो क्यूरिंग की क्रिया है वो तंबाकू फसल में संपन्न की जाती है, इसको याद रखना। अगला है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा फसल चक्र सर्वाधिक उपयुक्त है? ज्वार, अरहर, मक्का, आलू, धान, मसूर या धान, मटर, मूंडा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फल चक्र होती है वो होती है ज्वार और अरहर की, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 89। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ, कोयम्बटूर, कानपुर, मेरठ? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कानपुर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 4, 5, 8, 3? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है कौन से देश में? चीन, रूस, भारत, यूएसए? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत। हमारे देश भारत में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मक्का। मक्का में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। अगला है, मक्का का शीर्ष उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है वो मक्का का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है दोस्त, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मक्का होती है। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 3 वर्ष के लिए वैध है, इसको याद रखना।
अगला है खेती को वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। संयुक्त खेती, काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती या सहकारी खेती। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती में किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है, ये याद रखना। अगला है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है। विंध्याचल, सोनाकार, बघेलखंड या कैमूर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सोनाकार। उत्तर प्रदेश की दक्षिण में पठारी भाग की जो ऊंची पहाड़ी है वो है सोनाकार, इसको याद रखना। अगला है 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। 8, 15, 19, 11। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 8। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में जनपद थे वो थे 8। अगला है उत्तराखंड के गठन के समय उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हुए। उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हुए उत्तराखंड के गठन के समय। 15, 13, 18, 19। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 13। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना तब उत्तर प्रदेश के 13 जिले उत्तराखंड में शामिल हो गए थे। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से कितने मंडल गए, जिले गए 13 मंडल, 3, 4, 2, 5। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड बना तो 13 जिले और 2 मंडल पृथक हो गए थे, मतलब 13 जिले और 2 मंडल उत्तराखंड में शामिल हो गए थे। अगला है लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में पहला स्थान है। तो दोस्त वीडियो कंप्लीट हुई, 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। गणित के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लेखपाल की गणित की वीडियो देख सकते हैं। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।